अधिष्ठाता महोदय, आपका धन्यवाद कि आज आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे, जिस पे न केवल हमारी चिंता है, इस सदन की चिंता है, बल्कि पूरे विश्व की चिंता है, क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, या बदलते हुए जिस तरीके से एक एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, या कार्बन इमिशन को लेकर के कि हम कार्बन उत्सर्जन से लोगों के वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ हम उस वैश्विक चुनौती की बात करते हैं, यहाँ पूरे विश्व के सामने एक वैश्विक चुनौती इस क्लाइमेट चेंजेस के रूप में भी है। और अभी जो हमारा ग्लासगो में जिसका उल्लेख हो रहा है कि 26वां हमारी COP की बैठक हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और हमारे श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी भी उस ग्लासगो के सम्मेलन में थे। क्योंकि आज वो जलवायु परिवर्तन केवल कोई इंडिविजुअल के लिए चुनौती नहीं है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है। और आज इसको इस धरती पे, पृथ्वी पे सबसे बड़े खतरे के रूप में इस जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा। क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन से जो पृथ्वी के वायुमंडल हैं, उस पे जो हमारे द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप हैं, चाहे वो ग्रीन हाउसेज की बात हो रही हो, उत्सर्जित जो कार्बन इमिशन हो रहा है GHG, उसकी जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग के जो भयावह परिणाम हैं, जिसके कारण आज पूरे एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल एटमॉस्फेयर में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जहां कभी सूखा नहीं आता था वहां भयंकर ड्रॉट आ रहा है, जहां पानी की कमी नहीं थी वहां पानी आ रहा है। तमिलनाडु में इस समय बरसात हो रही है, कभी आंध्रा में हो रही, महाराष्ट्र में हो रही। क्लाइमेट चेंजेस में जिस तरीके से ये संकट पैदा हो रहा है, तो इन परिस्थितियों पे आज उस 13 नवंबर को से जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई ग्लासगो में, और नवंबर में वहाँ पे पूरे देश के 197 देशों के लोग इकट्ठा थे, और वहाँ पे प्रधानमंत्री ने उस जो 5 सूत्र उन्होंने दिए पूरे विश्व के सामने, मैं कह सकता हूँ कि कम से कम आज उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या क्लाइमेट चेंजेस की कॉन्फ्रेंस में आज वो प्रधानमंत्री ने केवल कार्बन उत्सर्जन के लिए, इस क्लाइमेट चेंजेस के लिए केवल उन्होंने 5 सूत्र नहीं दिए, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक दिशा देने का काम किया, जिसको सभी सदस्यों ने माना कि भारत की पहल को, प्रधानमंत्री की पहल को सराहा गया। और मैं कह सकता हूं कि भारत की गंभीरता इसी से है कि अभी नवंबर में ग्लासगो का सम्मेलन हो इस जलवायु के परिवर्तन को लेकर के, और दिसंबर में भारत की सर्वोच्च पार्लियामेंट का सत्र चल रहा हो, और भारत के सत्र में जहां विधायी कार्य हो, जहां हमें कानून बनाना हो, तमाम क्षेत्रों के माननीय सदस्यों के तमाम महत्वपूर्ण विषय हों, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार या हमारे स्पीकर साहब ने 193 पे आज जिस तरह से 2 दिन से पूरे इस क्लाइमेट चेंजेस पे 193 में चर्चा हो रही है, इसका पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि भारत गंभीर है और भारत पूरे देश के, दुनिया के लिए जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस पे आज उस 2021 के जो 26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस हुआ, COP26 जिसको डिक्लेरेशन कहा गया, जो स्कॉटलैंड में, और जिसमें 197 देश के लोग आए, उसमें हमारी क्या प्रतिबद्धता। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम नेट जीरो इमिशन करेंगे, मतलब हम कार्बन के उत्सर्जन को जीरो पे 2070 तक लाएंगे। और उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप दिया, पूरी दुनिया के सामने दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी 2030 तक की प्रतिबद्धता होगी कि हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को, उस फॉसिल एनर्जी को खत्म करके 50% का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये निश्चित तौर से अपने आप में एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है। जिस तरह से वहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंजेस पे IPCC ने जो एक औसत एवरेज टेम्परेचर की बात, क्योंकि किस लिए गंभीर है, आज इस जलवायु परिवर्तन पे जिस तरह से 1992 में सबसे पहले जो रियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहलाता है, और जिसको 1994 में लागू किया गया UNFCCC,
और उसमें इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे पूरा एक वैश्विक सामूहिक प्रक्रिया एक साथ होगी। और आज भी वो रियो कन्वेंशन या रियो एग्रीमेंट पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में लिया जाता है और उसमें भी 197 देश के लोगों ने भाग लिया। और वो जो सारी देश थे उसको कन्वेंशन के लिए पार्टीज के रूप में है और उसकी एक वार्षिक बैठक हो रही लगातार। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार है। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और उस क्योटो प्रोटोकॉल को भी 2005 में लागू किया और उसमें 192 देशों के लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल पे हुआ कि हम अपने जीएसटी को उत्सर्जन को कम करने में औद्योगिक और करेंगे, विकसित देशों को अर्थव्यवस्थाओं को उसमें यूएनएफसीसी में लागू करेंगे। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं इस सदन में कि फिर जब पेरिस समझौता हुआ, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं 2015 में। और 2015 में पेरिस का समझौता हुआ। आज जैसे ये 26वां हुआ है, ग्लासगो में उस समय 21वां सीओपी था और 21वें सीओपी में पहली बार जो 2016 में पेरिस समझौता लागू हुआ और 193 देशों के लोग थे अधिष्ठाता महोदय, उसमें पहली बार यह हुआ कि इस जलवायु परिवर्तन पे जो डेवलप्ड कंट्री है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं हो रही थी, केवल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिशा निर्देश इन पार्टी से आता था, इन कॉन्फ्रेंसेस से आता था। पहली बार ये तय हुआ और उसमें मोदी जी भी थे, प्रधानमंत्री भी हमारे थे। ये तय हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को इस जलवायु परिवर्तन के लिए कि इसके प्रतिकूल प्रभाव न हो, इसको अनुकूल बनाने के लिए विकासशील देश उचित वित्तीय सहायता देगा। एक निधि के गठन करने की बात की गई कि उस तरीके से एक गठन किया जाएगा और डेवलप कंट्रीज देंगे। लेकिन आपको जान करके या पूरे विश्व को लगा कि पहली बार जब इस तरह का अगर पूरी दुनिया की इस चिंता को एड्रेस करने के लिए इस पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ, तो उस पेरिस के एग्रीमेंट के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति उससे अलग हो गए। जहां $100 बिलियन की निधि बनाने की बात हुई और अगर वाकई चिंता मानवता के लिए तो उससे अलग हुए। और उस पेरिस समझौते के बाद अगर यूएस के तत्कालीन राष्ट्रपति या यूएस उससे अलग हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या भविष्य होगा। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि उस पेरिस समझौतों की प्रतिबद्धताओं को इस धरती पर लागू करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू करने का काम किया। और आज उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि जब हमारा 26वां ये सीओपी हो रहा है तो ये पहली बार फिर से वो प्रतिबद्धता की गई कि हम न केवल लागू करेंगे बल्कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दोनों मिल करके इस तरीके से काम करेंगे कि हम आने वाले दिनों में हमारी निधियां भी बनेगी। और वो जो पेरिस रूल बुक 2009 में बना था कि $100 बिलियन यूएस डॉलर जलवायु संबंधों के लिए निधियां स्थापित की जाएगी और जो नहीं हुआ, आज ग्लासगो की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय मंत्री जी स्वयं विस्तार से बताएंगे कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि फिर से वो डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रतिबद्धता की है, एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फिर से वो $100 बिलियन हम यूएस डॉलर की हम एक निधि बनाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उस उपलब्धि के बाद आज फिर भारत की हम पार्लियामेंट में इसकी चर्चा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हम इसको लेकर के जिस तरीके से आज चिंता है वो इसलिए है कि आज हम भारत की पार्लियामेंट में इसलिए इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आज जो हमने आईपीसीसी की बात की कि वो आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंजेस है उसकी रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं कि जिस तरीके से इस क्लाइमेट चेंजेस से ग्लोबल एटमॉस्फेयर की ग्लोबल वार्मिंग से जो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का एक जो तापमान बढ़ रहा है वो 1880 से लेकर 2012 तक 0.85 सेल्सियस बढ़ा था। लेकिन आज की क्या रिपोर्ट है कि आईपीसीसी की वही रिपोर्ट है कि वो ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो जहां 1880 से लेकर 2019 तक केवल 0.85% था, वो आज 1850 से 19 को लेकर के 21वीं सदी के अंत तक 1.5% सेल्सियस हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर
0.85 पे जिस तरह से पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से पूरा इन्वायरमेंट एक चेंज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हर कंट्रीज में आ रहा है। आए दिन आप टेलीविजन पे देखते हैं कि इस कंट्री में जिस तरह से फ्लड आ गया, अभी चाइना में देखा आपने, जिस तरीके से पेरिस में देखा और जगह सब जगहों पे, तो इसका पूरा असर आ रहा है। लेकिन आज हमारे उसमें एक तय हुआ है कि इस ग्लोबल टेम्परेचर को इस 2040 तक जो 1.5 बढ़ सकता है, उसके लिए एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिसका असर पड़ेगा, चाहे वो ग्लेशियर पिघले, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो, चाहे ह्यूमन हेल्थ पे डायरेक्टली उसका इफेक्ट हो थ्रू राइजिंग टेम्परेचर हो, चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे फ्लड हो, चाहे वो ड्रॉट हो, सूखा हो। तो इस तरीके से जो आज आने वाली कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की दिशा में काम करें। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 5 बातें कही हैं ग्लासगो में, उन्होंने कहा इंडिया विल इंक्रीज its non-fossil capacity to 500 gigawatt by 2030. India will meet 50% of its energy needs from renewable sources. India will reduce at least 1 billion tons of total projected emissions between now and 2030. India will reduce the country carbon intensity to less than 45%. India will achieve a net zero emission target by 2 centuries. तो इस तरीके की एक प्रतिबद्धता हम लेकर के आए। तो अब ये आज आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। आज ये नहीं है कि हमारे विधुड़ी जी बोल रहे थे बिल्कुल ठीक कि अगर एयर पोल्यूशन होता है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ता है, चिंता का विषय है कि हैजार्डस है, तो क्या दिल्ली सरकार का केवल इतना दायित्व है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300, 375, 400, मोर देन 500 हो गया तो अब स्कूल बंद कर देंगे या आप केवल कंस्ट्रक्शन के वर्क बंद कर देंगे? ये आखिर इस उपाय से क्या दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट रोज दिल्ली सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दे कि आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? तो मुझे लगता है वो केवल ब्लेम गेम से कि फिर दिल्ली कह दे साहब पंजाब सरकार की पराली है, पंजाब कहे दिल्ली पे। तो ये मैं समझता हूं कि अगर इस सदन में 193 पे चर्चा हो रही तो आज हमें चिंता करनी होगी कि अगर हम पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं, ग्लासगो पेरिस में हम नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं, तो भारत में भी सभी राज्यों को मिल करके आज हम इस पे क्लाइमेट चेंज पे हमको काम करना होगा। आज ये नहीं है कि हम 193 में चर्चा की शुरुआत करें काजी मोनी जी, लेकिन उनको देखना होगा कि आखिर तमिलनाडु में भी अगर थर्मल पावर के वहां के प्रोजेक्ट से अगर फ्लाई ऐसे रिवर्स में जाए, अभी तो हमने शुरू किया है अधिष्ठाता महोदय, जस्ट इट्स माय बिगिनिंग, अभी तो हम भूमिका बना रहे हैं, अभी तो हम विषय पे आए नहीं। तो मैं जी तो अगर उस तरीके से अगर होगा तो निश्चित तौर से उससे प्रदूषण बढ़ेगा। या बंगाल में जिस तरीके से हम जल्दी करेंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हम को कर रहे हैं, 13 members from BJP। आज आखिर हमने 2018 में हमने बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई। हम कोई पॉलिसी को लंबे से क्योंकि आप समय दे नहीं रहे, इसलिए मैं बायोफ्यूल की, क्लीन एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की पॉलिसी का मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता हूं। मैं तो केवल इसलिए नाम ले रहा हूं कि आखिर हम कब चिंता करें कि अगर हमने 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई तो आखिर हम क्यों नहीं इथेनॉल के प्लांट्स लगा रहे हैं, क्यों नहीं हम क्लीन एनर्जी के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं? तो ये निश्चित तौर से ये सदन इस बात का गवाह रहा है। ये सदन ने इतिहास दिया, इस सदन ने आज दुनिया को, विश्व को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा दिया है, प्रक्रिया दिया है। तो उस प्रक्रिया ढांचा में आज अगर ये सदन की 193 की आप एक दिन और चर्चा करा लें महोदय, मतलब नाउ यू कैन एक्सटेंड इवन दिस डिबेट फॉर ए डे ऑल्सो। आई थिंक सो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, मतलब इट इज नॉट ए ओनली क्वेश्चन ऑफ ब्लेम गेम। अगर हम लोग कोई बात कह रहे हैं तो ये निश्चित तौर से आज भारत के भविष्य की पीढ़ियों को बचाने। थैंक यू मैं आपको करूंगा बिकॉज यू आर वेरी काइंड इनफ टू मी एंड यू आर गिविंग मी टाइम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ फाइनल पॉइंट। जी मैं फाइनल पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। तो निश्चित तौर से आखिर आज अगर हमने ग्लासगो में बात किया कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, और उसको अगर हमने स्वीकार किया है तो आखिर इस क्लाइमेट को हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कैसे बनाएं? मैं तो यही अपील करूंगा पूरे सदन से
कि ये हमारा जो एक क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट को हम इस तरह से फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं कि हमारी आने वाली जनरेशन इस बात के लिए प्राउड फील करें कि मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, भूपेंद्र जी इसका जवाब दे रहे हैं कि इस सदन ने इस गंभीरता से चर्चा करके कम से कम जो यहाँ से ये कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई नहीं, लेकिन सारे सदन ने जो एक संदेश दिया उसको पूरे भारत ने, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे कार्बन उत्सर्जन हो, उस दिशा को ठीक करने के लिए जिस तरह से एक गया संदेश वो है। और हम कब कर सकते, अगर विश्व जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने पुराने लक्ष्यों को भी अचीव करना चाहें और जो हमने इस COP 26 में किया है उसको भी अगर हम आगे करना चाहें तो वो हम तभी कर सकते हैं जब इसमें कुछ हमारा वित्त पोषण हो। अब इस तरीके से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत सी बातें तो आपसे नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी बातें कह के अपनी ख़त्म करना होगा कि कम से कम जो क्लाइमेट चेंजेज है, इंटेंसिफाइंग द वाटर साइकिल एंड दिस ब्रिंग्स मोर इंटेंस रेनफॉल एंड एसोसिएटेड फ्लडिंग ऑल्सो एज वेल एज मोर इंटेंस ड्रॉट इन मेनी रीजन्स। दिस इज द सीरियस इशूज which I am raising. This is not only my concern, it is concern of the whole house. तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स ऑल्सो, चेंजेस टू मानसून and which will vary by region and coastal areas will see continued sea level rise. आपने देखा होगा, therefore आप भी you are from Kerala, तो certainly you are also affected. तो मैं आप ही की बात उठा रहा हूँ कि इस तरीके से जो कोस्टल एरिया है जहाँ पे इतना फ्लड आ रहा है, लो लाइंग एरियाज में कोस्टल एरोजन्स हो रहा है, ये कम से कम हमने हमारे पास जो कोस्टल का है ठीक कहा। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि हमारा कोस्टल लाइन 7,500 किलोमीटर है और अगर हमको पॉल्यूशन या इससे क्लाइमेट चेंजेस वजह मैं एक बात कह दूं, मैं तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का उल्लेख करना चाहता हूं कि शायद उनके पास भी एक उपाय है, जरूर इस सदन में उनको हिस्सा लेना चाहिए कि एक रात चांद के साथ कि सारी लाइट बंद करें, सारी चीज़ें, हम मून लाइट में छत पे बैठें, मून लाइट पे ही हम खाना बनाएं, मून लाइट पे रहें। तो आखिर ये उपाय हम क्यों अपने, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, तो हम क्यों अपने आप नहीं शुरू कर सकते? और अगर ये सदन तय कर लेगा तो निश्चित भारत विश्व में सबसे अग्रणी होगा इस क्लाइमेट चेंजेस के। थैंक यू, धन्यवाद।